जय श्री महाकाल। मैं विष्णु लांबा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हैं। इस पौराणिक नगरी उज्जैनी को सब जानते हैं, परिचय की आवश्यकता नहीं है। बाबा महाकाल ही नहीं बल्कि और भी कई सारे यहाँ पर देवी देवताओं का स्थान और कई सारे प्राचीन काल से यहाँ जुड़े हुए संस्मरण आप सभी की जबान पर है। पिछले 10 साल नगर पालिका यहाँ का जो निगम है उसके सभापति के नाते अनेक सराहनीय नवाचार करने वाले एक कुशल नेतृत्वकर्ता से आज मिलने का मन हुआ, उनका आभार व्यक्त करने का मन हुआ। और निश्चित तौर से आप सबको जानकारी होगी या यहाँ आकर पता करेंगे तो आपको कहीं न कहीं गर्व का अनुभव होगा कि एक ऐसे युवा ने, एक ऐसे नेता ने यहाँ पर इतने सारे नवाचार किए जो हम सबको कहीं न कहीं कुछ सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उज्जैन में कदम कदम पर बहुत इतिहास छुपा हुआ है और इतना कुछ जिसके लिए कहने, सुनने और समझने के लिए जीवन खत्म हो सकता है। आपको इतना कुछ 7 सागर थे उज्जैन में, वो विलुप्त से हो गए थे, लगभग विलुप्त हो गए थे, गंदे नाले की शक्ल में और छोटे से एक कुंड की शक्ल में बन गए थे। उन्हें पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है आदरणीय सोनू गहलोत जी को। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद देने आया हूँ। आज मेरा बड़ा मन था, पिछली बार आपको समय लेकर भी नहीं आ पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चंद्रभागा नदी को आप सब जानते हैं, ये हमारी शिप्रा की सहायक नदी है, लगभग विलुप्त हो गई थी। उस नदी को भी पुनर्जीवित करने का कार्य आदरणीय सोनू गहलोत जी के नेतृत्व में हुआ। श्री कल्पतरु संस्थान के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में जो उज्जैन की हमारी टीम है, उदित्य सिंह जी और उसके जितने भी साथी हैं, हम लोग सोनू गहलोत जी के सानिध्य में आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी और सब लोग लंबे सालों से, लगभग मेरे ख्याल 2016 के लगभग का मुझे जहाँ तक याद है, हम लोगों ने प्लांटेशन किया था साथ में शिप्रा के किनारे पर। और सोशल मीडिया के माध्यम से कल्पतरु संस्थान के कार्यकर्ताओं का आप मनोबल बढ़ाते रहते हैं। कई जगहों पर देश में जाने का मौका मिलता है, इस तरह के लोग बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने सच में दिल से इस राष्ट्र और समाज के लिए कुछ गजब का काम कर दिया हो। मेरा किसी पार्टी संबंध नहीं, मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, बीजेपी कांग्रेस या कुछ भी, सिर्फ सेवा की मैं भावना हमेशा कोशिश करता हूँ कि इस तरह की रखूँ और इस तरह के लोगों का आशीर्वाद लूँ, उनसे सीखने की कोशिश कर सकूँ। 51 लाख पौधारोपण अभियान के माध्यम से मुझे भी चंद कदम इस राष्ट्र और समाज के उत्थान की, विश्व कल्याण की कामना से चल रही यात्रा में सहभागी होने का अवसर मिला, तो सोचा आज उज्जैन चला जाए और कहीं न कहीं ये चिंता उनके सामने भी रखी जाए जिनसे मुझे उम्मीदें हैं कि अगला सिंगस्त शिप्रा सिंगस्त हो सकता है क्या, शिप्रा नदी अपने मौलिक स्वरूप में लौट सकती है क्या। इन सब बातों को लेकर के आज हम सोनू गहलोत जी के साथ हैं। आपको पुनः प्रणाम, पुनः आभार। और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कर कैसे लेते हैं? और भी शहरों में नदियां हैं, और भी शहरों में सागर हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। विष्णु लांबा जी, आपका स्वागत है। वास्तव में बड़ा एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व है आप। और उज्जैन में भगवान महाकाल का स्थान है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन में है। एक तो बड़ी बात है कि उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है और सिंहस्थ कुंभ का आयोजन देश भर में सिर्फ 4 स्थानों पर होता है। और चारों स्थानों पर जो सिंहस्थ होता है, जो कुंभ होता है, तो उसमें नदी मुख्य कारण है। कहा जाता है कि अमृत की बूंदें जहाँ गिरी वहाँ कुंभ होता गिरी, तो नदी के माध्यम से ही ये कुंभ की परंपरा कायम हुई है। और उज्जैन के तीनों तरफ शिप्रा नदी सर्कुलाकार में बहती है, उत्तरवाहिनी है। हमारे पहले की जो पीढ़ी थी उन्होंने उसका पानी पिया, उसमें नहाए, उसमें तैरना सीखा। किंतु हमारी पीढ़ी आते आते एक वो गंदा नाला नदी का हो गया, तो जिसकी जिम्मेदारी हमारे पास ही है। हम हमारे फादर फादर को कोई ब्लेम कर नहीं सकते क्योंकि उनके समय नदी थी, स्वच्छ थी, किंतु आने वाली पीढ़ी को जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे कान कभी पकड़ सकती है कि आपके रहते हुए आपने क्या किया। ये क्या किया। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम नदियों को, सरोवरों को स्वच्छ रखें और आने वाली पीढ़ी को हमें जिस पीढ़ी ने जिस रूप में सौंपा है उस रूप में हम नई पीढ़ी को सौंपें। तो उज्जैन में विगत कई वर्षों से शिप्रा नदी को लेकर बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कार्य में लगे हुए हैं। तो सबका पर्सनल अटैचमेंट है, क्योंकि नदियाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अब माना कि जीवित इकाई है, किंतु मेरा मानना है कि नदियाँ, सरोवर, कुएं, बावड़ी अपने आप में जीवित इकाई है। इसके पास जाके ये अपने पास लोगों को खींचती भी है, प्रेरणा भी देती है।
तो शिप्रा नदी को फिर से प्रवाहमान बनाने के लिए 2 स्तर पर काम किए जाने की आवश्यकता, काम हो भी रहे। पहला काम है शासन का, कि इसमें जो गंदा पानी मिल रहा है उसको शासन रोके। नगरीय निकाय रोके। अब बड़ी बात यह है कि शिप्रा के पास 3 बड़े शहर हैं। इंदौर का पूरा वेस्ट, उज्जैन में आता है, देवास औद्योगिक क्षेत्र है और इन उज्जैन। नालों को रोकने के लिए सांसद साहब से मैंने अनुरोध किया था, उन्होंने माना है कि नाले गिर रहे हैं। जी, तो सरकार तीनों स्तर पर काम कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी सरकार ने ये प्रण लिया है कि शिप्रा में एक बूंद भी गंदा पानी नहीं मिले। उज्जैन शहर के गंदे नाले को ट्रैप किया है, देवास के नालों को ट्रैप किया है। तो शिप्रा की जो बड़ी सहायक नदी कान, जिसे खान भी बोलते हैं, कान नदी वो पूरा सीवरेज इंदौर का लेके आती है, त्रिवेणी में गिरती है। कि उस पर ट्रीटमेंट प्लांट उसको डाइवर्ट करके अन्य स्थान पर ले जाने की योजना पर काम शुरू किया गया है। तो एक काम तो सरकार करेगी, हालांकि एक बूंद भी गंदा पानी इसमें मिलने से रुक जाए फिर भी समस्या हल नहीं हो सकती। तो साफ पानी कहाँ से आएगा? तो साफ पानी लाने के लिए नदी किनारे की जो छोटी छोटी सहायक नदियाँ शिप्रा की है, जिनको सहायक नदी बोल दें, जिनको नाला बोल दें, जिनको खाल बोल दें, ये केसमेंट का पूरा पानी लेके आती है। ऐसे लगभग 40 स्थानों को चिन्हित किया गया है और इनमें से 10 से 12 तो ऐसी नदियाँ जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख की थी वो हमने चिन्हित की है और उनका पुनर्जीवन फिर से प्रारंभ किया। लगभग 12-15 किलोमीटर की सहायक नदियाँ हैं, केसमेंट एरिया का पानी लेके आती है। तो भी चंद्रभागा नदी पे काम करना प्रारंभ किया है 10-12 किलोमीटर की। उसको गहरा किया, उसको चौड़ा किया, जगह स्टाफ टीम छोड़े ऐसा करके, और जल से जन को जोड़ने का अभियान चलाया। आसपास के गांव ग्रामीण जनों को जोड़ा ऐसा करके, और पौधारोपण में भी कर रहे हैं। तो लगभग ऐसे जो 40 स्थान हैं उनमें से 8-10 स्थान पर काम प्रारंभ हुआ है और ग्रामीण जन भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि 5-7 सालों के अंदर अच्छे परिणाम निकलने लगेंगे। यहाँ पर सागर कितने थे पहले? उज्जैन नगर में 7 सागर थे और सातों की दशा खराब थी, वो आपने कैसे उनको वापस? पहले ये तो बताया कि पहले के लोग बहुत वैज्ञानिक तरीके से सोचते थे। मालवा के बारे में कहा जाता है कि मालव धरती घर गंभीर, डग डग रोटी पग पग नहीं। पग पग नहीं, कल सीएम साहब ने भी कहा ये अमित शाह जी की सभा में। जी, तो जब कालिदास जी ने मेघदूत का वर्णन किया तो कहा कि मालवा में हर 10 किलोमीटर के बाद एक नदी है। और वैसे भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को नदियों का घर कहा जाता है। पूरे देश की सबसे ज़्यादा लगभग 240 से ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश के अंदर है। अभी प्रैक्टिकल में कितनी होगी? हाँ, लगभग है। और वो सब इस हालत में अलग बात है। फिर नदियाँ हो गई सब बरसाती नदियाँ बनी। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले जब से रिकॉर्ड है, मालवा के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर 36 इंच वर्षा होती है, 200 मिलीमीटर। जब आज से 40 साल 50 साल पहले भी इतनी वर्षा होती थी तो साल भर नदियाँ बहती थी, वर्षा होना कम नहीं हुई, वर्षा उतनी हो रही 900 mm, है ना, बल्कि कई बार ज़्यादा हो जाती है, किंतु वर्षा जल को रोक नहीं पा रही। अभी मालवा के अंदर नवंबर-दिसंबर तक पानी का बहाव नदियों में रहता है ना। दिसंबर के बाद जैसे ही फसल को पानी देने लगते हैं, गेहूँ की फसल को, तो हमारा वाटर लेवल डाउन हो जाता है और नदियाँ बहना खत्म हो जाती है। पहले ये होता था कि नगरों का पानी तालाबों में जाता था, तालाब पूरे भराने के बाद एक्स्ट्रा पानी नदियों में जाकर बाहर होता था। उज्जैन में भी 7 सागर थे, धार्मिक मान्यता के अनुसार जैसे पृथ्वी के 7 महाद्वीप है, उसी कल्पना को लेकर बनाए गए होंगे और उसके पीछे बड़ी सोच जल संरक्षण की थी। तो पहले पानी उन तालाबों में भराता था, क्योंकि सड़कें बनने के कारण, बसाड़ होने के कारण उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया था। तो हमने 3 सागरों पर काम किया शुरू में, क्योंकि 2 तो विलुप्त हो गए, तो बावड़ी के रूप में हो गए। आसपास गवर्नमेंट ने कॉलोनी काट दी, मकान बन गए, कोई संभावना नहीं थी। तो 2 सागर तो ऐसे खत्म हो गए। 3 पे हमने काम किया और एक चौथा सागर है वो उज्जैन से दूर है, वो पहले से अच्छी स्थिति में था। तो पुराने जो रास्ते थे उन रास्तों को हमने खुलवाया। इन सागरों क्या क्या नाम है? एक ये विष्णु सागर है, विष्णु सागर सभी अपने आप में धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। अच्छा। एक 16 सागर है, जिसको एक गोवर्धन सागर है, एक रत्नाकर सागर है, एक क्षीर सागर है, एक अपना बिल्कुल जो भगवान महाकाल के पीछे रुद्र सागर है। अच्छा, हाँ हम जाके आए हैं। बड़ा अंदर ही जो बना हुआ है। नहीं वो हमारे लगा हुआ है। वो पुल इसके पीछे तालाब है, अच्छा, बहुत बड़ा। हाँ, बहुत बड़ा। अच्छा। वो रुद्र सागर है और एक पुष्कर सागर, ऐसे 7 सागर है।
अब सागरों की रचना भी जैसे आज हम मकान आपने वहाँ घाट भी बनवाए हैं हाँ घाटों तो और बहुत अच्छा हो लोग गया। डूब ना जाए कोई, तो उसके लिए हाँ। तारबंदी भी तो की हुई है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने बरसाती पानी से भरने का काम किया। आज अपनी जो टीम है, जैसे बरसात होती है तो जो उसमें पानी का इंटेक उसको खोलते हैं, जैसे बरसात बंद होती है तो इंटेक बंद कर बंद कर देते हैं तो पानी रुक जाता है। पानी रुक जाता है उसके अंदर। तो बरसाती पानी को भरने से ही वाटर रिचार्ज भी हुआ है। तो हमने जो सहायक नदियों का कंसेप्ट लाए हैं उसमें इसी प्रकार से कि सहायक नदियों को जो सीमांकन कराया, किसान बिल्कुल 500 रुपये पे 50 फीट की जो नदी थी वो लगभग 3-4 फीट की रह गई थी। तो सीमांकन कराया, किसानों से बात की तो उन्हें जगह देने को तैयार हुए। उसकी खुदाई की गर्मी के समय में, काली मिट्टी किसान अपने खेतों पर ले गए, ये स्थानों में पूरा निकली, रेत निकली, वो लोग भी किसान लोग अपने घर से खेत तक के रास्ते बनाने में लगे, खुद को संसाधन बना के ले गए। चंद्रभागा की किस्मत भी आपने नहीं किस्मत सात सागर भी आपने किए हैं। किस्मत शिप्रा के मौलिक स्वरूप को लौटाने के लिए किस तरह का इसमें यही है कि जब ये शिप्रा की सहायक नदियाँ जो है ये शिमला में मिलती है तो इनमें भी पानी भरा रहे हैं, तो इसका जो पूरा कैचमेंट एरिया है सहायक नदियों को, उनको